Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कोरोना की इस आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया न हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाई डे क्लियर करें। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप अपने ग्रुप में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में अमाइनो एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में हमने ये कहा था कि वो अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा जाता है या उनको हम प्राइमरी या नॉर्मल अमाइनो एसिड कहते हैं और वो तादाद में 20 होते हैं। जबकि दूसरी क्लास जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की हमने डिस्कस की थी, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते बल्कि बॉडी के अंदर इनके और बहुत सारे रोल होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में जो हमने एग्जांपल कोड की थी उनमें सिट्रोलिन, ऑर्निथीन, आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड, बीटा एलानिन, पेंटोथेनिक एसिड, गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड जिसको हम गाबा कहते हैं, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, इसके अलावा होमोसिस्टीन, आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स भी हमने नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स कोड की थी। इसके अलावा हमने फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड भी डिस्कस किए थे और हमने कहा था कि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, लिहाजा जो प्रोटीन के फंक्शंस होते हैं वही अमाइनो एसिड के फंक्शंस होते हैं। इनके रोल में हमने हार्मोन की बायोसिंथेसिस, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है उसको टॉलरेट करना, ये भी इनके रोल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वह है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स, न्यूक्लिक एसिड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनियस बेसिस और इसके अलावा हम आरएनए और डीएनए के करैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। Nucleic acids were first demonstrated in the nuclei of the pus cell in 1869 and in sperm heads in 1872 by a Swedish doctor Frederick Mischer and named as nucleon. न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले जो है वो पस सेल के अंदर 1869 में डिमॉन्स्ट्रेट हुए और उसके बाद 1872 में स्पर्म का जो हेड है उसके अंदर इनको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, यानी इसको जो है वो डिस्कवर किया गया और न्यूक्लिक एसिड को शुरू में न्यूक्लियन का नाम दिया गया। न्यूक्लिक एसिड बॉडी के हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल एज वेल एज वायरस एंड हैव बीन फाउंड टू बी द एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ जीन्स, और जीन्स का एक अहम हिस्सा होते हैं। और दूसरे जो जीन्स के
जो अपरेटस है, जीन्स के दूसरे डेरिवेटिव्स होते हैं, उनका भी एक अहम जुज़्व होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये एसिड्स होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। स्वीडिश डॉक्टर फ्रेडरिक मिशर ने इनको सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया। सबसे पहले पस का जो, यानी पस कहते हैं पीप को, तो पीप का जो सेल है उसके न्यूक्लियस में सबसे पहले 1869 में इनको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, यानी इनको डिस्कवर किया। और बाद में 1872 में फिर जो स्पर्म सेल है उसके हेड में भी इनको डिस्कवर किया गया। न्यूक्लिक एसिड को हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। तो इस तरह न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के होते हैं, वन डीएनए और सेकंड आरएनए। अगर हम डीएनए यानी आरएनए और डीएनए की कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करें तो दोनों बोथ डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टुगेदर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ये न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनते हैं, डीएनए हो या आरएनए हो। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स यानी मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, ईच ऑफ विच इज नाइट्रोजिनियस बेस शुगर फास्फोरिक एसिड, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 3 तरह के कंपोनेंट से बने होते हैं, नाइट्रोजिनियस बेसिस, शुगर और उसके अलावा फास्फोरिक एसिड। तो ये 3 कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए हम डीएनए या आरएनए के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब जब हम न्यूक्लियोटाइड की टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, जिसमें नाइट्रोजनियस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि नाइट्रोजनियस बेसिस क्या होती हैं। नाइट्रोजनियस बेसिस, दीज आर द एरोमेटिक heterocyclic bases and includes purine and pyrimidine. नाइट्रोजनियस बेसिस को हम 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, वन प्योरीन और सेकंड पायरिमिडीन, यानी नाइट्रोजनियस नाइट्रोजन पर मुश्तमिल बेसिस जो जिनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, नंबर 1 प्योरीन और सेकंड पायरिमिडीन। प्योरीन्स दीज इंक्लूड्स एडेनिन एंड गुआनिन, यानी प्योरीन में 2 जो नाइट्रोजनियस बेसिस आती हैं उनमें एडेनिन है और गुआनिन है, और इनको मुख्तसर एडेनिन के लिए हम ए का जो कैपिटल वर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं, गुआनिन के लिए जी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जबकि पैरामिडीन जो है ना ये सिंगल रिंग पर मुश्तमिल होती हैं, प्योरीन्स डबल रिंग पर मुश्तमिल होती हैं। पैरामिडीन ग्रुप में 3 नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं, साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन, और इनको हम एब्रीविएट करते हैं, साइटोसिन के लिए सी, यूरासिल के लिए यू और थायमीन के लिए टी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो हमने न्यूक्लियोटाइड की टर्म इस्तेमाल की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि ये 3 तरह के कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें नाइट्रोजनियस बेस जो हमने अभी डिस्कस किया था कि नाइट्रोजनियस बेसिस को 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता है, प्योरीन्स, पैरामिडीन। प्योरीन में एडेनिन और गुआनिन है, जबकि पैरामिडीन में साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन है। तो न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनियस बेस शामिल होती है, और इसके अलावा उसमें एक शुगर होगी, यानी जो शुगर होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, डीऑक्सी, एक जो शुगर है वो राइबोज शुगर है और दूसरी जो है ना डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो इनमें से एक शुगर होगी और इसके अलावा फास्फेट ग्रुप अटैच होता है।
तो इस तरह इन तीन कंपोनेंट के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड तश्कील पाता है। In nucleotides of phosphoric acid molecules forms an ester linkage with one of the hydroxyl group of sugar of a nucleoside। यानी न्यूक्लियोसाइड जो है उसका जो शुगर कंपोनेंट होता है, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसके साथ एक एस्टर बॉन्ड के ज़रिए फास्फोरिक एसिड जुड़ा होता है और इस तरह वो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और जब कोई नाइट्रोजीनियस बेस उसके साथ जुड़ जाता है तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। जैसा कि डायग्राम में हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों की डायग्राम दिखाई गई है कि जब दो ग्रुप आपस में मिल जाते हैं, यानी जब न्यूक्लियोसाइड में देखें कि नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ शुगर जुड़ा हुआ है तो ये न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन जैसे इसके साथ फास्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिलने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो इस तरह जो है ना डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर तश्कील पाता है। न्यूक्लियोसाइड जैसे मैंने अभी बताया कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस विद 5 कार्बन शुगर, यानी 5 कार्बन शुगर दो टाइप्स की हो गई। नंबर 1 डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक राइबोस शुगर। और नाइट्रोजीनियस बेसिस हमने 5 पढ़ी थी, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरासिल और यूरासिल के अलावा साथ साथ हमने जो है वो साइटोसिन भी डिस्कस किया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम biologically important nucleotides which are not combined in nucleic acids are also found in tissues। यानी कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के साथ तो कंबाइन नहीं होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर उनके बहुत सारे रोल्स होते हैं। दे हैव इम्पॉर्टेंट स्पेशल फंक्शंस, यानी उनके अहम फंक्शंस होते हैं। सम ऑफ द कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले यह है कि डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन, यानी एडेनिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मिसाल के तौर पर एटीपी, एडीपी, एएमपी, तो ये ठीक ना डेरिवेटिव्स ऑफ एडेनिन होते हैं और बॉडी के अंदर इनका अहम रोल होता है। एटीपी हैज़ 2 हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड। एटीपी में 2 हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड होते हैं, एनएडीपी, एनएडीपी, एफएडी और को एंजाइम ए। तो ये जब बॉन्ड टूटते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो हमें तवानाई हासिल होती है। Now we discuss about some characteristics of the RNA and DNA that is very important about according to examination point of view। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो है हम आरएनए और डीएनए का ये डिफरेंस भी है और इनके ये खसूसियात भी हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आरएनए और डीएनए में फ़र्क बताएं तो तब भी आपने ये आप लिख सकते हैं, और अगर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाए तब भी आप ये लिख सकते हैं। पहला करेक्टर है नाइट्रोजीनियस बेसिस, कि आरएनए में कौन सी नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं और डीएनए में कौन सी नाइट्रोजीनियस बेसिस पाई जाती हैं। तो आप बता सकते हैं कि आरएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं एडेनिन एंड गुआनिन है, जबकि जो डीएनए में नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं वो भी एडेनिन एंड गुआनिन होती है, ये प्योरीन्स हैं। अलबत्ता जो पैरामिडीन है ये आरएनए में मुख्तलिफ हैं, डीएनए में भी मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर पैरामिडीन में जो आरएनए में नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो साइटोसिन और यूरासिल है, जबकि डीएनए में साइटोसिन और थायमिन है। यानी डीएनए में यूरासिल नहीं होता जबकि आरएनए में नाइट्रोजीनियस बेस यूरासिल होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। अब हम अमाउंट की बात कर लेते हैं कि जो आरएनए है उनका क्या अमाउंट होता है और डीएनए है उनका क्या अमाउंट होता है। तो आरएनए हाईली वेरिएबल, यानी जो आरएनए होते हैं मुख्तलिफ सेल्स में इनका अमाउंट मुख्तलिफ होता है, इनकी मिकदार मुख्तलिफ होती है, वेरिएबल होती है, यानी चेंजेबल होती है, मुख्तलिफ होती है। जबकि जो डीएनए है ये हमेशा फिक्स होती है, इसका अमाउंट, इसका टोटल हमेशा फिक्स रहता है। तो A इज़ ऑलवेज इक्वल टू T एंड G इज़ ऑलवेज इक्वल टू C, यानी A हमेशा
टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ जुड़ा होता है और इनका टोटल जो है ये फिर एक जैसा होता है, ये चेंजेबल वेरिएबल नहीं होता। तो ये भी एक फ़र्क है कि जो अमाउंट ऑफ आरएनए है वो वेरिएबल है, जबकि डीएनए का अमाउंट जो है वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट जो करैक्टर है और डिफरेंस भी है शुगर का, कि जो आरएनए में शुगर होता है वो राइबोज होता है, जबकि डीएनए में शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज़ फास्फोरिक एसिड, वो आरएनए में भी मौजूद होता है जबकि डीएनए में भी मौजूद होता है। तो इसमें चंद जो डिफरेंस हैं वो भी साथ साथ बताए जा रहे हैं। इसके अलावा लोकेशन इन द सेल के मेनली साइटोप्लाज्म, सम इन द न्यूक्लियस, यानी जो आरएनए है वो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में होते हैं और कुछ जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि डीएनए न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं और कुछ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट के हवाले से देखें तो मच स्मॉलर देन डीएनए, यानी जो मॉलिक्यूलर वेट है आरएनए का डीएनए की निस्बत बहुत कम होता है, जबकि जो डीएनए है इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है। और अगर हम शेप के हवाले से बात करें तो जो आरएनए का जो शेप है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी एक सिंगल जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम डीएनए को देखें तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी ये दो जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के ऊपर लिपटे होते हैं इस तरह, जैसे कि डबल हिलेक्स। हिलेक्स का मतलब होता है स्प्रिंग, तो यानी उन्होंने इस तरह लिपटे होते हैं जैसे एक स्प्रिंग नुमा बन जाती है स्ट्रक्चर, जिसको हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। तो ये इस तरह की इनकी शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, यानी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट न्यूक्लिक एसिड, यानी आज हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस किया। हमने ये कहा कि ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड, इनको इसलिए कहा जाता है कि ये जब डिस्कवर हुए तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियस के अंदर इनको डिस्कवर हुआ, डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। और जो एक स्वीडिश के डॉक्टर थे फ्रेडरिक मिशर, उन्होंने सबसे पहले इनको पस सेल के न्यूक्लियस में डिमॉन्स्ट्रेट किया और फिर बाद में जो है वो स्पर्म का जो हेड होता है 1872 में स्पर्म हेड्स में इनको देखा। न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। उसके बाद फिर हमने इसकी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि डीएनए हो या आरएनए, इसमें तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें एक नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं और दूसरा इसमें एक 5 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर, जिसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर या फिर राइबोज शुगर, तो ये उसका हिस्सा होती हैं। और फिर फास्फोरिक एसिड, तो ये तीन कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड में हमने दो टर्म्स पढ़े, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए का जो मोनोमर है दैट इज न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए या आरएनए का जो है वो एक स्ट्रैंड बनता है। और फिर हमने नाइट्रोजीनियस भी देखी कि नाइट्रोजीनियस बेसिस हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, नंबर 1 प्योरीन और नंबर 2 पायरोमिडीन। प्योरीन डबल रिंग्ड होती हैं, यानी इनमें 2 रिंग होते हैं, और इसमें जो हमने एग्जाम्पल कोड की वो एडेनिन और ग्वानिन की। जबकि पैरामिडीन जो है ना सिंगल रिंग्ड होती है, यानी इनका जो स्ट्रक्चर है इसमें एक रिंग मौजूद होता है, और इसमें 3 एग्जाम्पल हमने कोड की, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन की। फिर हमने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में अगर 2 कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, नहीं नाइट्रोजीनियस बेस के साथ 5 कार्बन शुगर जुड़ी हुई है, तो फिर हम इसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। लेकिन अगर फास्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो फिर न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा।
इसके अलावा हमने एडेनिन के डेरिवेटिव के बारे में भी डिस्कस किया कि एडेनिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें एटीपी है, एडीपी है और एएमपी। इसके अलावा हमने एनएडी, एनएडीपी और एफएडी और कोएंजाइम ए के बारे में भी देखा कि इनसे जो है हमें तवानाई बॉडी के अंदर जो है इनमें फॉस्फेट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, जब वो टूटते हैं तो हमें तवानाई हासिल होती है। इसके अलावा हमने आरएनए और डीएनए का डिफरेंस और उसके करैक्टर्स भी डिस्कस किए कि आरएनए जो है वो उसमें कौन सी नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं, डीएनए में कौन सी नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं, और दूसरे जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए। और हमने ये देखा कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट न्यूक्लिक एसिड। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।